हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी जो कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं बीए 4 सेम के लिए हम लेकर आए हैं। एनईपी के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 4 सेम के जो स्टूडेंट्स हैं बीए के, तो उनका जो 5th यूनिट है उसमें संस्मरण और रेखाचित्र लिए गए हैं, जिसमें से एक संस्मरण और रेखाचित्र में आपका मखदूम बख्श, जिसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज, सेठ गोविंद दास के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर इनके द्वारा जो रेखाचित्र लिखा गया है मखदूम बख्श, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मखदूम बख्श रेखाचित्र। लेकिन इससे पहले सेठ गोविंद दास का हम कृतित्व और जो है व्यक्तित्व देख लेते हैं। यहाँ पर आपको शायद सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा होगा, इनका जन्म जो हुआ था 1896 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, वह हुआ था 1974 में। अभी यहाँ पर नाट्य लेखन के रूप में सेठ गोविंद दास का जन्म हुआ, और इनका जन्म जो है जबलपुर के एक संपन्न वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी परिवार में हुआ था। जो वल्लभ संप्रदाय थे, ये इनका परिवार क्या था, इनको बहुत मानते थे और इनको इनका अनुयायी भी कहा जाता था। इन्होंने घर पर ही इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी की शिक्षा प्राप्त की, यानी कि 3 लैंग्वेज की इनके कमांड थी। गांधी जी के प्रभाव से इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया, जेल भी गए और काफ़ी साहित्य इन्होंने जेल के अंदर ही रहकर लिखा। देश आज़ाद होने के बाद संसद सदस्य भी बनाए गए। राजभाषा के रूप में हिंदी का इन्होंने समर्थन किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा समर्थन किया था राजभाषा हिंदी को बनाने के लिए। अब आगे उन्होंने पौराणिक आख्यानों पर आधारित अनेक नाटक लिखे, यानी कि जो पुराण के हमारे आख्यान हैं उन पर आधारित इन्होंने काफ़ी नाटक लिखे हैं, जिसमें कुलीनता, विश्व प्रेम, प्रकाश सिद्धांत, स्वातंत्र्य, भूदान, नवरसकर्ण, कर्तव्य आदि प्रमुख नाटक है। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद उनके एक एकांकी संग्रह भी हैं, यानी कि एकांकी भी लिखे हैं इन्होंने, जिसमें सप्तरश्मि है, एकादशी है, चतुष्पथ तथा पंचमहाभूत है। इंदुमती नामक एक वृहद यानी कि बहुत बड़ा उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। सेठ गोविंद दास को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब आते हैं मखदूम बख्श के बारे में। मखदूम बख्श जो नामक इनका रेखा चित्र है, एक साधारण व्यक्ति के गुण दोषों का बड़ी ईमानदारी से इन्होंने चित्रण किया है कि एक जो साधारण मनुष्य होता है उसके अंदर क्या गुण दोष होते हैं। उसके बाह्य भीतरी व्यक्तित्व का चित्रात्मक शैली में यथार्थ वर्णन किया गया है, यानी कि जो एक साधारण व्यक्ति होता है उसका जो बाहर के गुण होते हैं और जो अंदर से उसका व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, उसका वर्णन इन्होंने एक यथार्थपूर्वक किया है। एक चुस्त वैष्णव परिवार के विशाल अस्तबल की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाला यह मुसलमान शख्स उस परिवार की अभिन्न अंग बनकर रह रहा है। तो यहाँ पर इस लाइन में थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्होंने बताया है कि एक जो है मखदूम बख्श जो व्यक्ति था वह इनके परिवार में रह रहा था, और बिल्कुल इनके परिवार में वह मुसलमान शख्स होने के बाद भी बिल्कुल इनके परिवार के सदस्य की तरह ही इनके साथ रहता था। यह अपने आप में अनुकरणीय है, यानी कि इसका हम अनुकरण भी कर सकते हैं। बग्गी सवारी और जीन सवारी में उसकी बराबरी करने वाला दूर तक कोई नहीं था, यानी कि मखदूम बख्श के जैसा वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसमें एक ही दुर्गुण था और वह था शराब पीना, यानी कि मखदूम बख्श इन गुणों के साथ साथ उसमें एक दुर्गुण था, वह क्या था, उसका शराब पीना। अब शुरू में ही इन्होंने कह दिया था कि जो व्यक्तित्व दिखाया गया है उसमें उनके गुण और दोष दोनों ही दिखाए हैं। शराब पीकर जब वह बेहोश हो जाता था तो सुल्तान दूल्हे नामक चाबुक को मार पड़ने से ही उसे होश आता था। तो यहाँ पर बताया है कि दुल्हन नाम का एक सुल्तान था, उसका चाबुक जब उस पर पड़ता था तो वह तभी होश में आता था। इस बात का वह कभी भी बुरा नहीं मानता था।
उसको बुरा भी नहीं लगता था क्योंकि वह उसके उस्ताद थे। अब यहाँ पर लेखक ने इस वैष्णव परिवार के साथ साथ सारे जबलपुर शहर के धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द की उल्लेख किया है। यानी कि जो उस वक्त जब उन्होंने ये लिखा था तो उस वक्त वहाँ पर जबलपुर शहर में धार्मिक संप्रदाय सौहार्द यानी कि प्यार था आपस में। रेखा चित्र की प्राय सभी विशेषताएं इनकी रचना में मिलती है। अब थोड़ा सा इसमें डीपली देख लेते हैं। कोई 60 वर्ष पहले की बात है, मेरी उम्र 5-6 वर्ष रही होगी। यानी कि जो लेखक हैं गोविंदास वो बता रहे हैं। उसके कुछ पूर्व मेरे पितामह गोकुलदास जी को अंग्रेज सरकार ने राजा की उपाधि दी थी, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली उपाधियों में सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती थी। वे उस समय के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जमींदार थे और सामंतवादी के उस काल में शान शौकत थी। वह इस राजा की किताब से हमारे घर में बहुत क्या बढ़ गई थी। इस राजा की किताब से हमारे घर में बहुत इज्जत या शान शौकत बढ़ गई थी, जो उनके किसको मिला था, क्या लगते थे गोकुलनाथ जी, उनके पितामह लगते थे। इसके बाद शान शौकत के प्रदर्शन के कुछ मार्ग हैं। कुछ बाउंडेशंस भी होती हैं, ऐसा नहीं कि आप खुले उससे रहें। उसमें प्राचीन काल से लेकर अब तक का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आलीशान निवास स्थान और सवारी इन प्रदर्शनों में प्रमुख हमारा मकान अब एक महल बन गया था। जिस काल की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस समय सवारी के लिए घोड़ों का बड़ा महत्व होता था। मोटर कारों के ज़माने में भी शान शौकत के कामों में अभी भी घोड़ों का भी उपयोग होता था। भले ही चाहे मोटर कार का उपयोग होता था, लेकिन घोड़ों की सवारी भी एक शान सवारी समझी जाती थी। हमारे देश के राजकीय कामों के लिए राष्ट्रपति की सवारी घोड़ों की छकनी पर ही निकलती है और वो आज भी निकलती है। सभी है जिसके आगे पीछे घुड़सवार रहते हैं। हमारे देश में ही नहीं, इंग्लैंड आदि देशों में भी यही हाल है। हमारे अस्तबल में उस समय कोई 300 बग्घी और जीन सवारी घोड़े रहते थे और अस्तबल जिनके जिम्मे था वे थे मखदूम बख्श। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। अब यह आदमी एकदम आबनूस के रंग के सदृश काले रंग का था। उस रंग में उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखती थी। कद 6 फुट से अधिक होगा और जितनी ऊंचाई थी उतनी ही मोटाई भी थी। काले रंग की दाढ़ी थी जो छाती पर न फैलकर बड़े ढंग से संवारी जाकर राजपूती दाढ़ी के सदृश कानों में लिपटी रहती थी। मखदूम बख्श बग्घी चलाने और जीन सवारी दोनों के लिए विशेषज्ञ थे। ये लेखक ने ऊपर भी आपको बताया था। बग्घी के काम घोड़े उस वक्त ऑस्ट्रेलियन बेलन नस्ल के सबसे अच्छे माने जाते थे और जीन सवारी के काठियावाड़ तथा मारवाड़ नस्ल के। तो अलग अलग घोड़े के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। फिर कहा है कि जिस नस्ल के घोड़े घुड़दौड़ में पोलो में काम आते हैं वे हमारे यहाँ नहीं थे, बाकी लेखक के यहाँ पर थे। आगे कहा है हमारे यहाँ की शान शौकत के लिए बग्घी और जीन सवारी के घोड़े ही उपयोगी होते थे। मखदूम बख्श 6 घोड़ों की गाड़ी के कोच बक्स पर बैठकर बड़ी शान से चलाते थे। कोच बक्स पर वे जरा तिरछे होकर बैठते थे और वे वर्दी भी पहनते थे। उसमें सिर पर लुंगी बांधी जाती थी। यह वर्दी और लुंगी जरी की रहती थी। इस छकड़ी के सिवा चद्दर नाम की एक गाड़ी में 4-4 घोड़ों की 4 कतारों में 16 घोड़े जाते थे, लेकिन यह पोस्टेलियन होती थी, यानी एक एक जोड़ी घोड़े पर एक कोचवान रहता था। 16 घोड़ों की यह 8 कोचवान चलाते थे। ऐसा नहीं कि मखदूम बख्श अकेले ही उसको चलाते थे, उसको 8 कोचवान चलाते थे। परंतु ये 8 कोचवान किसकी निगरानी में रहते थे? मखदूम बख्श की निगरानी में ही काम करते थे। मातहता में रहते थे, यानी कि उनकी निगरानी में ही ये काम करते थे। जीन सवारी या घोड़ों में फेरी में मखदूम बख्शी करते थे। उनमें से कई घोड़े नाचते और कई लंगूरों की चाल से चलते थे, जिनको वो अपने बस में कर लेते थे आराम से। मखदूम बख्शी इन जीन सवारी को घोड़े पर सम बैठकर उस किसी को नचाते तथा किसी के लंगोरी चाल से चलाते थे, जिससे वह ठीक हो जाए। अपने इस हुनर में मखदूम बख्श दूर दूर तक विख्यात थे। अनेक प्रकार वे आसपास की रियासत में भी बुलाते थे, यानी कि उनके इस गुण के कारण, इसी विशेषज्ञ के कारण उनको बाहर के उसमें भी बुलाया जाता रियासत में। इनमें 2 रियासतें प्रमुख थी जहाँ इनको बुलाया जाता था। एक थी रीवा और दूसरी थी दौर। वहाँ से वे बड़ी बड़ी सौगातें, यानी कि उनको काफ़ी मात्रा में इनाम भी मिला करता था। परंतु जब वे लौटते थे तो सारी सौगातें पहले पिताजी के सामने रखी जाती, तब वे इन्हें लेते थे। यानी कि जो लेखक के पिताजी थे उनके सामने ये मखदूम बख्श को जो सौगातें मिलती थी उनको रखा जाता था। दृष्टि से मखदूम बख्श बड़े भरोसे वाले और ईमानदार आदमी माने जाते थे। हमारे कुटुंब
संप्रदाय का अनुयायी हैं, ये शुरू में ही बता दिया था लेखक ने। इसके बाद उन्होंने कहा है, हमारे कुटुंब का एक मंदिर भी था, मेरे पितामह, पिताजी और हम सभी वैष्णव हैं, लेकिन उस काल में अलग अलग धर्म मानने वालों का भी परस्पर वही संबंध था, वही अनुकरणीय था। मखदूम बख्श मुसलमान रहते हुए भी हमारे घर के ऊंचे से ऊंचे कर्मचारियों में से एक थे, ऐसा नहीं उनको नीचा समझा जाता था। आगे है इसमें, अब इसका ये आगे देख लेते हैं। परंतु इनमें एक बहुत बड़ा दोस्त था, वो शराब वाला, पहले ही बताया है लेखक ने। इनका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सभी ऊंचे से ऊंचा होता था। घोड़े पर बैठकर पिताजी और घोड़े को क्या ऐसा शौक कौन सा था जो उनको नहीं था। अब यहाँ पर अपने पिताजी के बारे में वो बता रहे हैं। वे बड़े प्रखर स्वभाव के थे, उनके पास एक बड़ा चाबुक रहता था, वे सुल्तान दुल्हा कहते थे। उस चाबुक का नाम सारे जबलपुर में विख्यात हो गया था। यह सुल्तान दुल्हा जानवरों पर न चलकर इंसानों पर चलता था। फिर इसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है, उस चाबुक का नाम सारे जबलपुर में विख्यात हो गया था और यह सुल्तान दुल्हा जानवरों पर न चलकर इंसानों पर चलता था। मखदूम बख्श का नशा इस सुल्तान दूल्हे से ही उतरता था, यानी कि वो जो चाबुक है उसी के द्वारा उतरता था। ये शुरू में ही बताया था लेखक ने कि जब तक उसके वो सुल्तान दूल्हा ना पड़ जाए तब वह उठता नहीं था। 60 वर्ष बीत जाने पर भी मखदूम बख्श चलने वाले इस सुल्तान दूल्हे के सड़ाकों की आवाज़ अभी भी अनेक बार मेरे कानों में गूंज उठती है। उस जमाने में मेरे पिताजी ही नहीं, अनेक जमींदार, तालुकेदार, आला अफसर भी, पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस के सिपाही तक जब किसी पर कुपित होते थे तो सुल्तान दूल्हा जैसे चाबुकों से उन लोगों की चमड़ी को उधेड़ा जाता था या चौथा करते थे। फिर आगे है, गरीबों से बेगार लेते और ना जाने क्या क्या होता था। हुकुम अदुली जो तो उस जमाने में बर्दाश्त के बाहर होती थी। ऐसे अनेक लोग जिसके पास दौलत होती या कोई सरकारी ओहदा होता था, वक्त बेवक्त बात बात पर अपना यह शौक पूरा करने का कानून अधिकार न होते भी भरपूर आज़ादी उन लोगों को रहती थी। बस उनके पास दौलत होनी चाहिए थी और वो गरीब इंसानों को सताते थे। फिर अगर इन्होंने कहा है कि उम्र ऐतराज़ तो होता ही नहीं और न बाद में कोई सुनवाई होती है। मखदूम बख्श का नशा चाहे इस सुल्तान दूल्हे से उतर जाता हो और जिस पर इस प्रकार के प्रहार होते हों उन्हें भले ही मोटी मोटी इनाम देकर उसका परिमार्जन भी कर दिया जाता हो, किंतु किसी का नशा उतारने तथा किसी भी कारण या कारण ही एक मानव द्वारा दूसरे मानव पर कोप का यह स्वरूप आचरण की दृष्टि से विभत्स ही माना जाएगा, यानी कि एक तरह से वह एक गलत काम ही है। आप किसी को सताते हो भले ही आपके पास पावर है। मानव के इस आचरण परिणाम का यह हो कि जमाना बदला और उसने किसी का नशा उतारने के लिए सुल्तान दुल्हा जैसा चाबुक का प्रयोग करने वाले वर्ग का ही आज नशा उतार दिया है। उस जमाने में मातहत कर्मचारी, किसी श्रमिक मजदूर सुल्तान दूल्हे का प्रयोग करना जितना आसान था, आज के ज़माने में प्रयोग का कौन कहे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जबलपुर में हिंदुओं को दशहरा, मुसलमानों का मुहर्रम, दोनों त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। उस समय हिंदुओं के इस त्यौहार में मुसलमानों के इस त्यौहार में हिंदू बड़े उत्साह से सम्मिलित होते थे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के त्योहारों में बड़े जोर शोर से सम्मिलित होते थे। इन दोनों ही त्योहारों पर मखदूम बख्श की अध्यक्षता में हमारे घोड़ों की बग्गियाँ और ये नाचने तथा लंगोरी चलने वाले घोड़े जुलूसों की सवारियां में निकलते थे। इन त्योहारों के सिवा जबलपुर के ब्याह शादियों में भी इन बग्गियों और घोड़ों की बड़ी मांग रहती थी। सभी जगह अपनी आकृति और हुनर के कारण मखदूम बख्श का बड़ा भारी जलवा रहता था। उस समय वे एक व्यक्तिहीन एक प्रकार की संस्था बन गए थे। तो इस प्रकार से जो मखदूम बख्श थे वह एक व्यक्ति ना रहकर सभी के काम आते थे और एक तरह से एक संस्था का नाम उनको दे दिया गया है। ये कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, और प्रश्न हैं ये कुछ, इनको भी आप देख सकते हैं। संदर्भ सहित यहाँ पर व्याख्या है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और सभी स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जो 4th सेमेस्टर की NEP के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी आपकी हो रही है, तो इसको आप नोट डाउन करते रहिए और वीडियो के लिए तैयार रहिए।